नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रबुद्ध में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड, है ना। कल हमने बात की थी ऋग्वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल में, जिसके बारे में हमने कहा था कि हमें जो ऋग्वैदिक काल है उसका पूरा वर्णन जो हमें मिलता है वो ऋग्वेद ग्रंथ से मिलता है। वहीं जो उत्तर वैदिक काल है इसका वर्णन जो हमें मिलता है अन्य तीन वेदों से। इसके अलावा ब्राह्मण हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, इन सब के माध्यम से हमें उत्तर वैदिक काल और उसके बाद का इतिहास जानने को मिलता है ना। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऋग्वेद से हमें मूलतः जो जानकारी मिलती है वो मिलती है ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वेद का जो दूसरा से लेकर सातवां मंडल है, जो सबसे प्राचीन मंडल है उसके 10 मंडलों में से, उनमें से जो ये 2 से 7वां मंडल है, इससे हमें जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक काल की। और उसके पश्चात जो है, जो पहला हो गया और 8वां 9वां 10वां जो मंडल है, उसके हमें बाद बाद के आ, उत्तर वैदिक काल और उसके बाद के समय की जानकारी मिलती है ना। तो आज हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे। एक छोटा टॉपिक है। मैंने देखा है कि पिछली वीडियो में जो है ऑडियो में भी थोड़ी बहुत समस्या थी, जिसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का छोटा टॉपिक है। कल हम भारतीय इतिहास को जानने वाले जो हमारे स्रोत हैं, यानी कि अभिलेख हो गए या फिर जो ग्रंथ हो गए जिनके बारे में, जो वैदिक काल के ग्रंथ हैं वे हो गए, या आगे जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत वगैरह हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ उत्तर वैदिक काल होगा, जो एक छोटा टॉपिक है। सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड जान लेते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिरकार वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि जो हम समझ सकें कि इतिहास, यानी कि इतिहास या जो हमारा समाज है उसमें किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, उसके लोगों के राजनीतिक जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, स्त्रियों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, ब्राह्मणों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, किसी वर्ण विशेष में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है ना। तो हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो वर्ण शब्द है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक रंग के लिए या फिर एक व्यवसाय चयन का आधार था। परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते ये क्या हो गया, वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या होगी, स्थापित हो गई, यानी पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। तो इस तरह से समाज जो है वर्णों में विभक्त हो गया, है ना। और जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार भी परिवर्तित हो गया, यानी कि पहले ये क्या थी, कर्म आधारित थी। यानी जो जैसा कार्य कर रहा था वैसा ही जो है क्या हो गया, वैसा ही उसका वर्ण बन जाता था, है ना। परंतु अब क्या हो गया था कि अब कर्म नहीं है बल्कि एक जाति हो गई है वो, है ना। कि अब जो ये लोग करने वाले हैं तो इनकी एक जाति हो चुकी है, यानी कि वो कार्य भी जो है वंशानुगत होना शुरू हो गया, है ना। तो वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म आधारित न होकर जाति आधारित हो गया, है ना। दूसरी बात करते हैं। देखिए, स्त्रियों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। स्त्रियों को पहले शिक्षा का अधिकार था, उपनयन का अधिकार था, इसके अलावा उन्हें जो है कुछ राजनीतिक संस्थाओं में जो प्रतिभा करने का अधिकार था। परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। अब आपको ये कैसे पता चलता है कि उनकी गिरावट आ गई, क्योंकि उनसे जो है क्या है, महिलाओं से उपनयन व शिक्षा, सॉरी, उपनयन व
संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया। इसके अलावा अब देखिए, जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वो कहीं ना कहीं एक पशुचारण प्रकृति का था, एक कबीलाई समाज था। यानी कि वे लोग स्टार्टिंग में जब वो आए यहाँ बसते थे तो कहीं ना कहीं वो घुमंत स्टार्टिंग में क्या थे, घुमंतु प्रवृत्ति के थे। परंतु धीरे धीरे कर उन्होंने जो है यहाँ स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया। अब वो लोग स्थायी रूप से बसना हो गए हैं। तो इस कारण जो उनका मुख्य पेशा था, है ना, जो मुख्य कार्य था, अब पशुपालन नहीं रह गया बल्कि कृषि होने लग गया। कृषि क्यों होने लग गया? क्योंकि पहले वो इधर से उधर जाते थे तो अपने साथ पशुओं को लेके जाते थे। परंतु अब जीवन स्थायी हो चुका है, इसलिए जो है पशुपालन के स्थान पर कृषि प्रमुख व्यवसाय बन चुका है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पशुपालन के स्थान पर कृषि प्रमुख पेशा बन गया, है ना। और पशुपालन जो था वो सहायक पेशा हो गया उसके साथ, है ना। इसके अलावा हमें वर्णन मिलता है कि जौ, जो मैंने कल बताया था, वो यौ के साथ साथ अब जो है क्या होने लग गया, गेहूं व चावल। चावल को कहा गया है साहित्य में व्रीहि। व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ है चावल के लिए, भी उपजाने लगे, है ना। क्योंकि अब कृषि जो है मुख्य व्यवसाय बन चुका है, तो उसी में जो है धीरे धीरे कर नवाचार होंगे, है ना। और उसी से धीरे धीरे कर जो है सिर्फ कृषि निर्वाह योग्य साधन ही नहीं रह जाएगी, बल्कि अब उसका अधिशेष उत्पादन भी होना शुरू हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। लोहा, इसको बोला गया अयस्क का प्रयोग प्रारंभ। हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ से? अंतरजिखेड़ा, ये है आपका यूपी। पहली बार कृषि का लौह उपकरण प्राप्त। अब आप यहाँ पे समझ रहे हैं, देखिए लोहे के प्रयोग से कितनी सारी चीजें चेंज हो रही हैं। लोहे के प्रयोग से क्या हो रहा है, एक तो धीरे धीरे जो सेना है वो स्थायी स्वरूप लेना शुरू कर दे रही है। क्यों? आप इस बात को किस तरह से देंगे कि देखिए, लोहे का प्रयोग होने लगे कृषि उपकरणों से। कृषि उपकरण अगर बढ़ेंगे तो इससे कृषि क्या होगा, कृषि में अधिशेष उत्पादन शुरू हो जाएगा। अगर कृषि में अधिशेष उत्पादन शुरू होगा तो उससे क्या होगा, जो है लोगों को कर देने की एक नियमित प्रथा प्रारंभ हो जाएगी। अब अगर कर देने की नियमित प्रथा प्रारंभ हो जाएगी तो उससे जो राजा है, जिसको जनस्य गोप भी कहा गया है ऋग्वेद में, तो उससे क्या होगा, उसकी स्थिति मजबूत होगी, वो सेना रखना शुरू कर देगा, है ना। तो एक कृषि देखिए किस तरह से पूरे इतिहास को परिवर्तित कर रही है। सिर्फ एक लोहे का प्रयोग जो किस तरह से पूरे इतिहास को परिवर्तित कर रहा है ना। अब अगर वो सेना रखना शुरू कर दे तो उसके हथियार किससे बनेंगे, फिर लोहे से बनेंगे, है ना। तो लोहे का प्रयोग आप देखिए कितनी तरह से हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद काल में निष्क, जो कि एक गले के आभूषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, या फिर हम उसको स्वर्ण आभूषण के रूप में भी जानते हैं। तो निष्क का प्रयोग अब मुद्रा के रूप में प्रारंभ, है ना। उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार राष्ट्र यानी कि जनपद, अब क्या है, जो छोटे छोटे कबीले थे वो इकट्ठे होने लग गए और उनसे बना राष्ट्र या जनपद, है ना। और ये शब्द क्यों प्रयोग हुआ है? क्योंकि इस काल में जो है ऋग्वैदिक जन, जिनके बारे में आगे बताऊंगा आपको, एक युद्ध हुआ है दशराज्य का युद्ध, जब मैं आपको ऋग्वेद
के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसके हम देखेंगे दसरा के युद्ध में। तो उसमें जो है ऋग्वैदिक जनों के आपस में मिलने से जो है क्या बनता है, एक राष्ट्रीय जनपद का प्रयोग होता है। तो ऋग्वैदिक जन जो छोटे छोटे कबीले थे उनके मिलने से क्या बनता है, एक राष्ट्रीय जनपद का निर्माण हुआ है। तो पहली बार राष्ट्रीय जनपद शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हमें मिलता है। अब राजा के पास शक्ति इकट्ठा होने लग गई है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो राजा का पद क्या हो गया है? राजा का पद जो है अब क्या हो गया, वंशानुगत। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो है, जो समितियां थी, सभा, समिति और विदत, तीन प्रकार की मैंने आपको समितियां बताई थी। तो जो उनमें समिति थी वो क्या करती थी, राजा का चुनाव करती थी। परंतु अब राजा के पास शक्ति इकट्ठा होने लग गई है, तो राजा का पद जो है क्या हो गया, उसने अपना पद क्या करते हैं, वंशानुगत कर दिया है ना। तो राजा का पद वंशानुगत हो गया। इसके अलावा अब अगर राजा का पद वंशानुगत हो गया, तो राजा जो है ये अब क्या करने लग गया, अनेक प्रकार के ये करने लग गया, जिनमें जो है कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि राजसूय यज्ञ। ये कब होता था? जब जो है राज्याभिषेक होता था उस टाइम राजसूय यज्ञ होता था। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ भी शुरू हो गया। इसमें क्या होता है देखो, सीमा विस्तार के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, है ना। अब वो घोड़ा जहां जा रहा है वहां तक माना जाएगा कि जो है यहाँ तक इस राज्य की सीमा है ना, उस राज्य का उतना स्थान हो चुका है ना। अगर कोई उसको रोकता है तो उसके बाद युद्ध प्रारंभ हो जाता था, है ना। और जो जीता था उसकी वो सेना मानी जाती, उसकी वो सीमा मानी जाती थी, है ना। वास्तव में एक जगह शुरू हो गया, है ना। इसके अलावा जो है एक और था, प्रमुख, वो था वाजपेयी या वाजपेयी यज्ञ। ये क्यों होता था, देखिए एक सत्य प्रदर्शन था कि भाई मैं तो इतना महान राजा हूँ, ये सो। तो इसके लिए जो एक वाजपेयी यज्ञ होता था, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समिति जो है राजा का चयन करती थी, परंतु अब तो पद वंशानुगत हो गया। तो वो कैसे वंशानुगत हुआ, इन्होंने क्या किया, सभा व समिति को जो है क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तभी तो उसका पद वंशानुगत हुआ। अब चुनाव कोई कर ही नहीं पाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो वंशानुगत पद हो गया, है ना। तो सभा व समिति को समाप्त कर दिया गया, है ना। इसके अलावा जो विदत थी, मैंने बताया था ये सर्व प्राचीन संस्था थी। तो विदत को क्या कर दिया गया, न्यायालय रूप दे दिया गया। और इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया, नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया आपका, नरिष्ठा, है ना। अब जो है मैंने आपको बताया था जैसे कि युद्ध के लिए स्थायी सेना का प्रारंभिक स्वरूप अब जो है सामने आने लग गया, है ना। मैंने आपको बताया था कृषि में जो है क्या अधिशेष उत्पादन जो है शुरू हो गया। तो इससे क्या हो गया, कर व्यवस्था क्या होगी, नियमित हो गई। कर व्यवस्था नियमित हो गई। और इसका जो संग्रह करता था, तो जो इसका संग्रह करता अधिकारी था उसे कहा जाने लगा क्या, संग्रहीता, है ना। संग्रहीता नामक जो अधिकारी था वो जो कर का संग्रह करने लग गया, है ना, राजा की तरफ से। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था बलि क्या था, एक स्वैच्छिक उपहार था जो राजा को देते थे। उस टाइम राजा था, कबीलों का जो प्रमुख होता था वही जो है राजा होता था। तो वो एक स्वैच्छिक उपहार था। और तब तक जो है मैंने आपको बताया था कृषि जो है सिर्फ निर्वाह योग्य कृषि थी। तो जो बलि था उसका भी स्वरूप चेंज हो गया। बलि क्या हो गया, एक उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, एक नियमित कर हो गया।
और ऋग्वेदिक काल में एक स्वैच्छिक उपहार था, कर नहीं था, है ना। ये अगर हम बात करें कितना दिया जाता था, तो ये दिया जाता था उत्पादन का 1/16, है ना। कुल उत्पादन का 1/16 भाग। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल, जो देवता थे वो इंद्र और वरुण जो है क्या थे, प्रमुख स्थान पर थे, जो मैंने आपको बताया था, है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि इंद्र के लिए 250 श्लोकों का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, जो सर्वाधिक है किसी देवता के लिए। परंतु धीरे धीरे क्या हो गया, अब ये लोग जो कबीलाई व्यवस्था से उठ गए, अब कबीलाई व्यवस्था से उठ गए तो ये प्रकृति पे जो है कम निर्भर होने लग गए। उसके लिए जो प्रकृति प्राकृतिक जो हमारे देवता थे, इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे, उनका जो है महत्व क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंद्र व वरुण का स्थान जो है क्या हो गया, गौण हो गया। और उत्तरवैदिक काल के प्रमुख देवता के रूप में कौन उभरे, तथा प्रजापति प्रमुख देवता के रूप में उत्तरवैदिक काल में क्या हो गए, प्रतिष्ठित हो गए, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस काल में जो है हमें कुल 4 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। आप मृदभांड से, अगर आप मृदभांड का मतलब नहीं समझते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये है मृदभांड। आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, जैसे संधि विच्छेद कर दीजिए, एक तरफ आ गया आपका मृद, एक तरफ हो गया भांड। मृद यानी कि मिट्टी, और भांड यानी कि बर्तन, यानी कि जो मिट्टी से बने बर्तन है उन्हीं को क्या बोलते हैं, मृद भांड बोलते हैं, है ना। तो कभी भी आपको मृद भांड शब्द का अर्थ समझना हो तो आप उसको सिर्फ संधि विच्छेद कर दीजिए और समझ जाइए, है ना। इसमें परेशान होने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो 4 प्रकार के हमें मृद भांड मिलते हैं। एक तो है काले रंग के, है ना। एक मिलते हैं हमें लाल रंग के, एक हमें मिलते हैं काला लाल मिश्रित, और एक और कलर हमें मिलता है, वो है चित्रित धूसर मृद भांड। अब आप इस शब्द को भी समझिए थोड़ा सा। चित्रित यानी कि जिसपे पेंटिंग की गई है, जिसे पेंट किया गया है, वो वाला धूसर, धूसर का मतलब होता है ग्रे, है ना। तो पेंटेड ग्रे जो मृदवाट थे, PGW बोलते हैं इनको, वो जो है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख हुए, यानी कि जो मृदवाण थे उनमें जो चित्रकारी होना शुरू हो चुकी है। तो ये थे चित्रित धूसर मृदवाण, है ना। आप बस थोड़ा सा संधि विच्छेद और शब्दों पे ध्यान देंगे तो चित्रित का मतलब होता है पेंटेड, धूसर का मतलब ग्रे कलर, यानी ग्रे कलर का जो पेंटेड है मृदभांड है उसको बोलेंगे चित्रित धूसर मृदभांड। और चूंकि ये जो है बहुत ही इनकी जो स्थिति है चित्रित धूसर मृदभांड की, वो बहुत ही अच्छा कलात्मक रूप में इनको देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है इस संस्कृति को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। किसको, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक सभ्यता को, है ना। उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल को हम जो है कैस किस नाम से जाते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेद थे, वेदों को जानने के लिए अनेक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अनेक अरण्य ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, वेदांगों की रचना की गई, ताकि हम जो है वेदों को समझ सकें, क्योंकि वेद क्या थे, काफी जटिल थे समझने में, है ना। तो जो है इसी में से एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। इन्हें इसमें हमें एक महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है, किसका, 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन। ये भी हमें उत्तर वैदिक काल की ही जानकारी दे रहा है। मैं आपको बता देता हूँ रत्नी का क्या मतलब होता है पहले।
रत्नी का मतलब होता है जो राजा के उच्च पदाधिकारी, है ना, यानी कि अलग अलग मंत्री जिन्हें अलग अलग विभाग जो है सौंपे जाते हैं, तो उनको बोला जाता था रत्नी, है ना। तो 12 प्रकार की रत्नियों का वर्णन मिलता है ना, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि सेनानी तो आपको पता ही है ना। जैसे कि सेनानी हो गए, जो सेनापति होता था। संग्रहीता मैंने आपको बता दिया, जो कर इकट्ठा करता था, या ये था कोषाध्यक्ष। इसके अलावा पुरोहित था, धार्मिक कार्य जिसके हाथ में थे, है ना, पुरोहित हो गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शब्द है, जो है सूत। ये क्या होता था, राजा का सारथी जो राजा का रथ चलाता था। ये भी महत्वपूर्ण पद था, है ना। इसके अलावा हमें जो है एक और शब्द मिलता है ऋण, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। तो ऋणों की संख्या है 3। इनके नाम हैं देव ऋण, पितृ ऋण, और एक है ऋषि ऋण। तो आपको ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन सा जो है ऋण का प्रकार नहीं है, तो वहाँ अक्सर जो है मातृ ऋण का नाम दे देता है और हम उसी को टिक मान लेते हैं। पर मातृ ऋण जो है एक्चुअल में ऋणों की श्रेणी में नहीं है। तो जो उत्तर वैदिक काल में जो, या जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो ऋणों की संख्या बताई गई, वो है 3। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। कल हम भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है अभिलेख वगैरह पुरातात्विक स्रोत होंगे। इसके अलावा फिर हम जो है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणेतर ग्रंथ, उसके अलावा जो है जो अन्य ग्रंथ थे विदेशियों के जो वृत्तांत उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।